हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज आपका फिर से हमारे चैनल नारायण कैरियर क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार अभी आपका सेट थ्योरी चल रहा है। आज फिर आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं सेट थ्योरी का ही, और उसका नाम है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आइए समझते हैं कि यह क्या होता है। इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग डिटेल समझेंगे, इसके डिफिनीशन को समझेंगे, इसके लॉ को समझेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये है क्या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो सब में विद्यमान हो। यहां पर इंग्लिश में इसका टर्म यूज हुआ है इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? रियल में इंटरसेक्शन का अर्थ होता है प्रतिच्छेद करना। प्रतिच्छेद आप समझते हैं, जैसे इस पिक्चर को आप देखिए, एक कर्व ये गया है, दूसरा कर्व ये आया है। ये एक कर्व है बच्चों, वक्र जिसको कहते हैं। तो ये एक कर्व गया, दूसरा कर्व आया, दोनों कर्व एक दूसरे को एक जगह पर कट किया है। जहां कट किया वह हिस्सा दोनों के लिए कॉमन है। दोनों के लिए कॉमन का मतलब क्या हुआ कि वह जो जगह है या वह जो बिंदु है वह इस कर्व पर भी है और इस कर्व पर भी है, निचले कर्व पर भी है। तो ऐसा जगह जो दोनों के लिए कॉमन हिस्सा है उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। सेट थ्योरी के अंदर हम प्रतिच्छेद शब्द यूज नहीं करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वहां पर जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। सेट थ्योरी की दुनिया में इसको प्रतिच्छेद नहीं कहेंगे, इसको हम सर्वनिष्ठ कहेंगे। सर्व आप अच्छी तरह से समझते हैं, सर्व का अर्थ होता है सभी, अनिष्ठ का अर्थ होता है मौजूद होना, है ना। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो सब में मौजूद हो, जो सब में मौजूद हो वही सर्वनिष्ठ है। तो कहने का यहां देखिए, आगे हम समझते हैं कि क्या मतलब है। सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे, डिफिनीशन देखेंगे। हमने पहले ही डिफिनीशन लिख दिया जानबूझकर कि थोड़ा समय का बचत हो जाए। तो क्या हो रहा है यहां? दो या दो से अधिक समुच्चयों के वैसे सदस्य से बना सेट जो सब में मौजूद हो, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है। दो या दो से अधिक समुच्चयों के वैसे सदस्य से बना सेट जो सब में मौजूद हो, समुच्चयों का क्या कहलाता है? सर्वनिष्ठ कहलाता है। अब यहां पर देखिए स्पष्ट है कि जो सब में मौजूद हो, अर्थात अगर ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है, तो ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो, जो चारों में होगा उसी को हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहेंगे। उन चारों का सर्वनिष्ठ हो जाएगा। उसको सिंबल में कैसे दिखाएंगे? दो सेट के लिए बच्चों यहां दिखाए हैं ए और बी। अगर दो सेट होगा तो उसको इंटरसेक्शन में ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसको इंटरसेक्शन पढ़ेंगे बच्चों, है ना। जब U को नीचे की तरफ, जो कैपिटल U होता है, उसको अगर हम नीचे की तरफ लिख देंगे, डाउनवर्ड लिख देंगे, है ना, तो ये आपका इंटरसेक्शन को शो करेगा। ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ध्यान दीजिए, इसको और कई तरीके से दिखाया जा सकता है। ये सिंबल भी ए इंटरसेक्शन बी है। अगर आप ए बी को एक साथ लिख दिए हैं दोनों सेट को, तब भी इंटरसेक्शन हो गया वहां पर। अगर कोई आपको ऐसे दे देता है बच्चों ए बी सी इस तरह से, तो इसका अर्थ होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मीनिंग होता है। तो अगर एक साथ लिख दें तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं समझना कि ये क्या लिख दिया। और देखिए ये U को उलट दिया गया है और यहाँ V को उलट दिया गया, V को। या ऐसा कह सकते हैं कि A को लिखते हैं, बीच वाला लाइन नहीं देंगे तो ये रह गया। इसको मिट पढ़ेंगे, मिट, MEET, मिट मीन्स मिलना, है ना। लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, कहीं और दिखेगा तब मिट पढ़ेंगे। अगर बुलियन अलजेब्रा के अंदर दिखेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर दिखेगा, तो वहां पर इसको मिट पढ़ेंगे। बट यहां पर आपको इंटरसेक्शन पढ़ना है सेट में। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमको समझना है कि ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है। पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास ए इक्वल टू कोई दे दिया, ए बी सी डी इस तरह से दे दिया, और बी लेकर के हमको दे दिया यहां पर सी डी ई एफ जी इस तरह से दे दिया। अब आप क्लियर देख रहे हो कि इस दोनों ए और बी में दो सेट आपको है। सेट ए में 4 एलिमेंट है जिसको सिंबल्स में ऐसे लिखा जाएगा Na इक्वल टू 4। बी में देखिए 5 एलिमेंट है, इसको सिंबल में ऐसे NB लिखा जाएगा 5, इस तरह से लिख देंगे।
क्लियर आपको दिख रहा है ना? तो ए और बी में कॉमन देखिए कौन ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। तो आप कहेंगे सर सी और डी देख रहे हैं कि दोनों में है, ये दोनों आपको दोनों में दिख रहा है सी डी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी वो दोनों में जो कॉमन है वही लिखा जाएगा सी डी, ऐसे लिखा जाएगा। अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए, मान लीजिए यहां पर हम P दे दिए P, और इसके अंदर है ना लिख दिए हम A B C और एंड Q इक्वल टू लिख दिए हम D E F, और तब हम बोले कि आप बताइए कि A इंटरसेक्शन B में क्या होगा, तो क्या A और B में कुछ कॉमन मिलता है? ऐसा एलिमेंट बताइए जो A में भी दिखे और B में भी दिखे। तो कहेंगे सर ऐसा कोई नहीं है। तो जब कोई ऐसा नहीं रहेगा तो इसको फाई लिखेंगे, और ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। मैं आगे डिफिनेशन लिखवाऊंगा, अभी केवल यहां पर बोल दे रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स। हिंदी में इसको असंयुक्त समुच्च कहेंगे बच्चों, असंयुक्त समुच्च, असंयुक्त समुच्च बोलेंगे इसको एकदम इजी वे में। दरअसल ये हिंदी मीडियम का है, बट कहीं कहीं मैं छोटा छोटा वर्ड इंग्लिश में यूज कर लेता हूं। इफ एंड में तो आप लोगों को हिंदी मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लिखते रहेंगे जिससे आपका दोनों ही स्ट्रोंग हो जाए। तो देख रहे हैं आप, क्लियर हो रहा है, यहां डिसजॉइंट सेट्स है। आगे और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं, ए इक्वल टू दे दिया यहां इस तरह से 1 2 3, और यहां बी लेकर के आपको दे दिया 1 2 3 4 5, इस तरह से दे दिया। और तब अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जवाब दे सकते हैं बड़ी आसानी से आप। ए और बी दोनों में क्या कॉमन है, अच्छी तरह से आप देख रहे हैं, कहिएगा सर 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो सर ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। लेकिन इस दोनों में गौर करिए, यह किसके बराबर हो गया, तो ए के बराबर हो गया। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वह या तो ए के बराबर हो जाएगा या बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन यह भी कब होगा, यह भी तब होगा जब ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद हो या बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद हो। और इसी वक्त मैक्सिमम कॉमन होने की संभावना है। सबसे ज्यादा कॉमन होने की संभावना कब है, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ है ना, यहां पर हम सर्वनिष्ठ बोलेंगे जो सब में मौजूद है। तो सबसे ज्यादा कॉमन होने की संभावना कब है दो सेट में, जब एक का सारा एलिमेंट दूसरे में हो जाए। और जैसे ही एक का सारा एलिमेंट दूसरे में होता है बच्चों, तो उसको सबसेट बोला जाता है। जैसे ए का सारा एलिमेंट बी में है यहां, तो इसको हम ए सबसेट बी बोलेंगे बच्चों, ए सबसेट बी बोलेंगे, बहुत आसानी से। क्लियर दिख रहा है आपको? जब ए बी का सबसेट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा, और जिस समय बी ए का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा, उस समय देन तब है ना ए इंटरसेक्शन बी जो है जो छोटा होता है वो लिखाया। गौर करिए ना, ए छोटा था बी से तो रिजल्ट में आया ए, बी छोटा है ए से तो रिजल्ट में आएगा बी, बी सब देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। छोटा होने से यहां नहीं मतलब है, मेन मतलब है सबसेट होने से। और स्वाभाविक है कि जब एक का सारा एलिमेंट दूसरे में होगा तो पहला जो है दूसरे से थोड़ा छोटा है। अब बराबर के केस में मान लीजिए ए भी अगर हमारा ए बी सी है, अब बी भी हमारा ए बी सी है, और दोनों ही अब देखिए इक्वल है, तो यहां ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, दोनों ही एक दूसरे का सबसेट है। अगर यहां कोई हमसे पूछता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो हम ए भी बोल सकते हैं और बी भी बोल सकते हैं, दोनों बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी जो बच्चों हम डिफिनीशन समझे हैं वह मोटे तौर पर डिफिनीशन समझे थे, सीधे सीधे समझे थे कि दो या दो से अधिक अगर सेट दे दिया गया तो उसमें वैसे सदस्यों का हमको सेट लेना है जो सब में मौजूद हो। जो सब में मौजूद होगा उसका सेट बना देंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। लेकिन यह डिफिनीशन
ऐसे बच्चों को समझाने के लिए ठीक है जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है। लेकिन अगर मानिए किसी का अच्छा है और किसी ने आपसे पूछ दिया कि बताइए इंटरसेक्शन क्या होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप जवाब शॉर्ट में देना चाहें तो आप सीधे सीधे ऐसे जवाब दीजिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। दिस इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का सबसे उपयुक्त डिफिनेशन है, परिभाषा है। अब आपको उतना लैंग्वेज बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसको कैसे पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, डबल डॉट को बच्चों सच दैट पढ़ेंगे, ठीक है, सच दैट। और आगे बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, जो आगे लिखा है वही पढ़ देना है। अब आप गौर करिए, यहां दो शब्द हम दो सेंटेंस बोल रहे हैं। पहले बोल रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बीच में आया एंड और फिर बोले एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। तो बच्चों आप गौर करिए, यहां दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस के बीच जो वर्ड है वो वर्ड क्या है, वो शब्द क्या है? एंड है ना। एक्स या तो सेट ए में, सॉरी एक्स सेट ए में है और एक्स सेट बी में है। एक्स सेट ए का सदस्य है और एक्स सेट बी का सदस्य है। ये बीच में वर्ड क्या है बच्चों? और। तो हम यह समझाना चाहते हैं कि ये और शब्द जो है, ये एंड शब्द जो है, यह कंजक्शन है, संयोजक है। इसका काम है दो वाक्यों को जोड़ना। अब गणित में कथन शब्द होता है, एक कथन, वाक्य को ही कथन बोलते हैं। जब किसी वाक्य को हम सही या गलत की श्रेणी में रख पाएंगे तब वह गणितीय कथन कहलाएगा। अगर किसी सेंटेंस के बारे में हम यह कहने में सक्षम हैं कि यह सेंटेंस सही होगा और यह सेंटेंस गलत होगा, तब उसको हम गणितीय कथन कहेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के बारे में हम गलत या सही डिसाइड नहीं कर पाएंगे, निर्धारण नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वह गणितीय कथन नहीं होगा। जैसे अगर मैं कह दूं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब ये एक वाक्य है, लेकिन यह वाक्य क्या है? सच है या झूठ है, गलत है या सही है, आप ये नहीं कह पाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह गणितीय कथन की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वह गणितीय कथन की श्रेणी में नहीं आता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मेरा नाम मोहम्मद रफी है, ठीक है, या मेरा नाम सचिन तेंदुलकर है, तो आप दोनों ही वाक्य के बारे में कहिएगा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये दोनों ही गणितीय कथन हो गया। अगर मैं कहूँगा 5 और 4 का योगफल 9 होता है, आप कहेंगे सर सही है। तो ये सेंटेंस जो हैं, जो मैंने पहले सुनाया मेरा नाम सचिन तेंदुलकर है, और ये सेंटेंस जो सुनाए, ये गणितीय कथन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसको आप सही या झूठ कह सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो भी आपको किसी न किसी सूचना को देता है, ऐसे सेंटेंस को गणितीय कथन कहते हैं। और आप उसको सही या गलत की कैटेगरी में रख पाइएगा, तब उसको आप गणितीय कथन कहिएगा। तो कहता है जब दो गणितीय कथन को किससे जोड़ दिया जाए? एंड से, और से, तो पूरा स्टेटमेंट तभी सही होगा जब दोनों ही बात सही हो, यह भी सही हो और यह भी सही हो। अगर कोई एक भी गलत हो गया तो फिर वह पूरा बात गलत माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक देते हैं, आपको थोड़ा समझिएगा। अगर मैं कहूं कि माय नेम इज उदित नारायण, माय नेम इज उदित नारायण, एक सेंटेंस हो गया। एंड अब बोले आई एम बॉलीवुड एक्टर, फेमस बॉलीवुड एक्टर, है ना। मैं, समझिए यहां पर मेरा नाम उदित नारायण है और मैं एक प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर हूं, है ना, बॉलीवुड अभिनेता हूं।
अब कहिएगा सर पहला नाम तो चलिए ठीक है, माय नेम इज उदित नारायण, लेकिन दूसरा जो आप कह रहे हैं फेमस बॉलीवुड एक्टर, कोई सीरियल में काम किए हैं क्या, कोई फिल्म में काम किए हैं, नाम तो ना सुने हम कभी फिल्मी दुनिया में आपका। ये बात तो सर झूठ है। तो पहला सच है, दूसरा झूठ है ना। और दोनों के बीच में बैठा हुआ कौन है, एंड बैठा हुआ है। जब दोनों के बीच में एंड बैठा है ना, तो ये पूरा बात फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि एक सच है, दूसरा झूठ है। ये ट्रू था, ये फॉल्स था, रिजल्ट आया फॉल्स। ट्रू केवल तभी होगा जब पहला भी सही हो और दूसरा भी सही हो, और यह घटना कब होगी? जब बीच में एंड होगा। तो जब दो सेंटेंस एंड वर्ड से बना होगा, एंड वर्ड से बना होगा, तो ऐसी स्थिति में पूरा सेंटेंस तभी सही होगा जब पहला भी सही हो और दूसरा भी सही हो। तो आइए हम इसको समझते हैं। यहां जो हम डिफिनीशन पढ़े हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का क्या पढ़े हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ऐसा एक्स लेना है जो ए में भी हो और बी में भी हो, ए में भी हो और बी में भी हो। तो चलिए पिक्चर बनाते हैं। ये ए लिए और ये बी लिए। बच्चों डिमांड क्या है? वो हिस्सा लेना है जो ए में भी है और बी में भी है। तो गौर करिए, ये हिस्सा क्या, यहां जहां मेरा पेन अभी पढ़ रहा है, क्या ये ए और बी दोनों में है? नहीं। आप कहिएगा सर ये तो केवल ए में है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, केवल ए, यहां पर केवल ए है सर। ये हिस्सा केवल बी है सर, केवल बी। बी नहीं बोलेंगे, बी बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा, है ना। ये ओनली बी है, ओनली बी। ये ओनली ए है, ओनली ए। ये ध्यान रखिएगा शब्द पे, ये ओनली ए है, ये आपका ओनली बी है। और जब ए बोलेंगे ए तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा, ये हिस्सा सहित। अगर बी बोलेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। लेकिन जब इसको बोलेंगे ना बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है, यही आपका ए इंटरसेक्शन बी है, जो दोनों में है, जो दोनों में है। अगर तीन तीन सेट है बच्चों, इस तरह से तीन सेट है आपके पास, ये ए है, ये बी है, ये सी है। गौर करिएगा, ये हिस्सा गौर करिए, देखिए तीनों में मौजूद है। इसी का नाम है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में मौजूद है। इसको बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। एंड लगा के बोलते रहना है, एक्स बिलोंग्स टू सी। ध्यान दीजिए, हो गया ये। तो ये इंटरसेक्शन का डिफिनीशन हो गया। शॉर्ट वे में आप ये डिफिनीशन दे सकते हैं, सीधे सीधे कह दीजिए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये कह दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डिफिनीशन हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज के तरफ हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज के तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चयों के सर्वनिष्ठ से संबंधित गुण, है ना, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ से संबंधित गुण को हमको देखना है। पहला यहां गुण है बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए और ए में कॉमन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए, इट मीन्स ए और ए में क्या कॉमन होगा? तो बच्चों जवाब आएगा ए। आप चेक कर सकते हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 ले लिए, और यहां ए फिर से 1 2 3 ले लिए, और तब हम अगर कहेंगे, कहिएगा सर इस ए में 1 2 3 4 लेंगे तो ए कहलाएगा ही नहीं, है ना। अगर ए इसका नाम है और इसी जगह पर फिर दूसरा ए लेंगे तो यही लेना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर ए अलग अलग नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ए 1 2 3 लिए, यहां 1 2 3। अब अगर ए इंटरसेक्शन ए पूछा जाए तो बच्चों जवाब क्या होगा? 1 2 3, वही जवाब रह गया, ए ही रह गया। सो अगर 2 बार पूछे तो, चाहे 3 बार पूछे तो, चाहे कितना बार भी इंटरसेक्शन ऐसे दे दे, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए, जवाब आपका ए ही होगा। और इसको कहते हैं बच्चों आइडम पोटेंट लॉ। आइडम पोटेंट लॉ,
पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए, कॉपी तैयार करिए, आपको पूरा का पूरा 11th यहां से क्लियर हो जाएगा। वर्ग सम नियम ध्यान दीजिए। दूसरा आपके पास प्रॉपर्टी है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब ए और बी में जो कॉमन होगा वही बी और ए में कॉमन होगा। मतलब ए और बी में अगर कॉमन ढूंढने कहेंगे तो जो निकलेगा वही तो बी और ए में भी मिलेगा ना, डिफरेंट तो नहीं होगा। तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं और ये बराबर होता है। पिछले वाले वीडियो में आपको हम समझाए होंगे कम्यूटेटिव लॉ कि जहां पर ऑपरेशन को उलट दिया जाए एंड रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा, तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन हो रहा है, क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, हम ये कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको बताए थे कि एडिशन, अगर कोई पूछे एडिशन योगफल, ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा कि नहीं करेगा, तो सोचिए 5 + 4, 4 + 5 बराबर होता है कि नहीं। उल्टा करके सोचिए, उल्टा करके सोचिए, देखिए बराबर आ गया तो कहिए यस सर कम्यूटेटिव लॉ का पालन होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। कोई पूछेगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव, है ना, घटाव, ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा कि नहीं करेगा, तो तुरंत से करिए 5 घटाव 4, 4 घटाव 5, 5 घटाव 4 1 आया, 4 घटाव 5 -1 आया, बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया तो क्या बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन ये नहीं करता है। कोई पूछेगा गुना करता है कि नहीं करता है गुना, तो कहिएगा भाई 5 × 4, 4 × 5 दोनों तो बराबर हो गया। तो यस मल्टीप्लीकेशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, है ना, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो और भी इसके बारे में डिटेल से आगे और कोई चैप्टर आएगा तो वहां बात करेंगे हम लोग। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर, तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दोनों ही बराबर होगा बच्चों। जो एलएचएस में वैल्यू आएगा वही आरएचएस में आएगा। यहां पहले किसका ऑपरेशन होगा, ए बी का, और ए बी का इंटरसेक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे। यहां किसको पहले करेंगे, बी और सी का करेंगे। बी और सी का जो इंटरसेक्शन आएगा उस इंटरसेक्शन को फिर किसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे, ए के साथ करेंगे। अगर वहां पर ये दोनों देखेंगे दोनों ही बराबर आएगा, 100% बराबर आएगा, और इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हिंदी में बच्चों इसको साहचर्य नियम कहते हैं, साहचर्य नियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साहचर्य नियम हो गया। ये सारे नोट को आप लोग अच्छे से लिखिएगा, कॉपी पे तैयार कीजिएगा। अगले आगे बढ़ रहे हैं हम, कितने नंबर नोट तक पहुंच गए थे जी, 3 प्रॉपर्टी हो गया। चौथा अब हम लोगों को देखना है। चौथा है, अगर आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, ध्यान दीजिएगा, बाहर यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन है, 2 डिफरेंट ऑपरेशन है यहां पर, 2 अलग अलग संक्रिया है यहां पर। तो पहले ए का बी के साथ यूनियन हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट बंद, ये इंटरसेक्शन यहां रखेंगे, फिर ए का यूनियन सी के साथ करेंगे। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों निकालने के बाद उसमें जो कॉमन होगा वो और ये बराबर होगा बच्चों। अगर आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी आसानी से मिल जाएगा, उसको ए के साथ मिला दिए तो ए के साथ यूनियन हो गया। अब यहां पर ऑपरेशन, ए को बी से मिला दिए, ए को सी से मिला दिए, दोनों को मिलाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका कॉमन ले लेंगे, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ जाएगा बच्चों। ये आपको आगे चलकर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट से समतुल्य कथन के मदद से साबित करना हम सिखाएंगे आपको। अभी फिलहाल इन सारे नोट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए, और ये सारी चीजें प्रूफ की जा सकती है, साबित किया जा सकता है। एक हुआ सेट को लेकर के दिखाना, तो सेट को लेकर के दिखाना को साबित करना नहीं कहते, उसको सत्यापन कहते हैं। एंड साबित करेंगे जनरल मेथड से, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के मदद से, समतुल्य कथन के मदद से। तो चलिए अगले प्रॉपर्टी, इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
हिंदी में आप इसे वितरण नियम या बंटन नियम कहेंगे। बंटन नियम। हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों से आग्रह है कि ये सब सारे शब्दों का इंग्लिश याद कर जाइए, आगे चल के आपको बहुत फायदा करेगा। पांचवा नंबर है आपके पास ए इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी। बाहर अब इंटरसेक्शन हो गया बच्चों, अंदर यूनियन हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रहेगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ऐसे रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यह भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होगा, यह भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर इंटरसेक्शन है। जो पहले है उस पर बात करते हैं, इस पर फ्यूचर में डिस्कस और होगा, अभी फिलहाल इस रिजल्ट को याद रखिए। 6 नंबर नोट को समझिएगा बच्चों, क्या है। अगर ए को आप इंटरसेक्शन फाई के साथ करें, ए इंटरसेक्शन फाई, अंबानी के घर में सब कुछ है और उनके घर के सामान के साथ एक ऐसे घर से हम तुलना करेंगे जिसमें कोई रहता ही नहीं हो, पूरी तरह से खाली खाली हो, उसमें एक भी सामान नहीं हो। दोनों जगह कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा? एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, है ना। उस घर में रखे हुए सामान की मैं बात कर रहा, घर की बात नहीं कर रहा। ईंट वगैरह मत सोचने लगना आप लोग। तो ए इंटरसेक्शन फाई, ए अगर कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है बच्चों, कुछ एलिमेंट है 1 2 3 इस तरह से दे दिए, अब फाई मतलब खाली, ये खाली, दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? खाली होगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे रह जाएगा फाई। 7 नंबर प्रॉपर्टी समझिए आप लोग। 7 नंबर क्या कह रहा है? अगर ए इंटरसेक्शन एस हो, एस क्या है बच्चों आपको पता है ना, सबका सुपर सेट। एस मतलब सुपर, सबका सुपर सेट, और सबका सुपर सेट जो होता है उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मीन्स ब्रह्मांड, है ना। तो भाई ए का एस के साथ कॉमन ढूंढेंगे। अब आप ही बताओ, बिहार और इंडिया का कॉमन क्या होगा? बिहार ही होगा ना, सारा का सारा बिहार तो इंडिया में ही है। तो बिहार और इंडिया का कॉमन कहेगा, कोई इंटरसेक्शन पूछेगा क्या जवाब देंगे? बिहार बोलेंगे। नेचुरल नंबर का और होल नंबर का इंटरसेक्शन पूछेगा क्या जवाब देंगे? सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के फैमिली में है तो नेचुरल नंबर ही जवाब होगा ना। और कोई अगर रेशनल और रियल नंबर का पूछेगा, रेशनल और रियल नंबर का, है ना, परिमेय और वास्तविक संख्या का, तो भाई परिमेय प्लस अपरिमेय मिलके वास्तविक बनता है, रेशनल प्लस इरेशनल मिलके रियल बनता है। तो सारा का सारा रेशनल नंबर कहाँ है बच्चों? रियल नंबर के फैमिली में है। तो इंटरसेक्शन तो रेशनल नंबर ही होगा ना। तो देखिए यहाँ ए इंटरसेक्शन एस ए होगा, क्योंकि ए का सारा मेंबर कहाँ मौजूद है? एस में मौजूद है, यूनिवर्सल में। अगले प्रॉपर्टी के तरफ बढ़ेंगे। 4 प्रॉपर्टी यहां पर आपको हो गए, 3 पहले हो गए थे, 7 प्रॉपर्टी हो गए हैं। 8वें प्रॉपर्टी के तरफ बच्चों बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा 8वें प्रॉपर्टी के तरफ। पहले मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, तब आपको जवाब लिख दूंगा। और एग्जाम्पल शायद मैंने पहले समझा दिया है कि यदि इफ ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ऐसी स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए होगा। और अगर बी सबसेट ए का होता तब क्या होता? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी हो जाता। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी है तो कौन सा कथन सही है, और वहां पर यह भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं, ये भी, तो आपको इसमें टिक लगाना है ना, बी सबसेट ए हो जाएगा। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर ए एक सेट ले लें हम, जो ए बी सी डी ई है, बी ले लिए हम जिसमें लिख दिए सी डी ई एफ जी एच, ऐसे लिख दिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा बच्चों? जो दोनों में कॉमन है वही तो आएगा। जो दोनों में कॉमन है वो कौन है? सी डी ई है। अब थोड़ा ठीक से देखिएगा कि जो ए इंटरसेक्शन बी आपको मिला है सी डी ई, क्या यह सी डी ई ए में है कि नहीं है?
क्या यह सी डी ई बी में है कि नहीं है? तो आपका जवाब होगा यस सर, ये सी डी ई तो ए में दिख रहा है, ये सी डी ई तो बी में भी दिख रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वह ए का सबसेट है? तो वही मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं 9 नंबर में कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा बच्चों वह ए का सबसेट होगा, और बी ए इंटरसेक्शन बी जो है वह बी का भी सबसेट होगा, ए का भी सबसेट होगा और साथ ही साथ बी का भी सबसेट होगा। अगला प्रॉपर्टी आपको 10 नंबर है बच्चों, क्या है सो समझिए। कहता है इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, मतलब ए और बी का कॉमन क्या हो जाए बच्चों? फाई। मतलब ए और बी में कुछ मिले ही नहीं, एक भी कॉमन नहीं मिले, है ना। तो ऐसी स्थिति में देन तब ए एंड बी आर कॉल्ड, ए एंड बी आर कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। इसको हम असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं बच्चों। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, कुछ भी, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, यदि ए और बी, यही रिजल्ट याद रखना है, जब जब आपको डिसजॉइंट वर्ड आएगा, जब जब हिंदी में असंयुक्त शब्द आएगा, तब तब आप समझिएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई समझिएगा। 11 नंबर प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टी लिखाऊंगा तो वीडियो लंबा होता चला जाएगा, लेकिन कुछ लिख दे रहा हूं जो आपके काम के लिए जरूरी है। यहां पर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी अगर कहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो इंप्लाइज एंड इंप्लाइड दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ये चीज लिख सकते हो आप। ये तो आपका डिफिनीशन ही हो गया जो समझाए थे। 12 नंबर है x अगर डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया, डज नॉट बिलोंग टू, तो यहां पर भी देखिए निगेशन नहीं है तो निगेशन आ जाएगा, एंड आपका और बन जाता है, यहां निगेशन नहीं है तो फिर निगेशन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां बिलोंग्स टू था तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, है ना। इस तरह से कट कर दीजिए, जहां एंड था वहां और आ गया। जब जब निगेशन लगता है, कट लगता है, तो और एंड बनता है, एंड और बनता है। तो इसमें अभी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, उसके बाद इसके कार्डिनलिटी से, इसके ए इंटरसेक्शन बी में सदस्यों की संख्या से संबंधित है। तो बहुत सारा इसके प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इतना प्रॉपर्टी से आपका 11th का काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप इतने प्रॉपर्टी को अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, 11th के बुक को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।